आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानी बाबा 875 में। मैं दुर्गेश सर आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ क्लास 10th इकोनॉमिक्स का ना ये जो पार्ट 1 है ना अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, उसका ये लेक्चर नंबर 5 होगा। तो आइए हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं यहाँ तक। आज स्टार्ट करेंगे देश के आर्थिक विकास में बिहार के विकास की भूमिका ना। देश की जो आर्थिक विकास है उसमें बिहार की क्या भूमिका है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। बिहार देश का एक बड़ा राज्य है ना। बिहार जो है एक देश का क्या है, एक बहुत बड़ा राज्य है ना। भौगोलिक क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों ही दृष्टिकोण से बिहार का स्थान भारत में एक अलग महत्व रखता है ना। भौगोलिक क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों की दृष्टि से इसलिए कहा जाता है कि यदि भारत का विकास करना है तो बिहार का विकास करना आवश्यक है ना। एपीजे अब्दुल कलाम भी कहे थे कि यदि भारत का विकास चाहते हैं तो बिहार का विकास अति आवश्यक है ना। चाहे राजनीतिक साझेदारी की बात हो अथवा विकास के मापदंड को स्थापित करने की बात हो। तो आइए उसके बाद आगे देखते हैं। बात हो अब बिहार को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं ना। बिहार को अब नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कुजनेट ने विश्व के संदर्भ में यह कहा था कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है ना। किसने कहा था कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है? तो कुजनेट ने कहा था। जिस तरह शरीर के एक छोटे से भाग में हुआ कैंसर पूरे शरीर को विषाक्त कर देता है ना, जिस तरह क्या शरीर के एक छोटे से भाग में हुआ कैंसर पूरे शरीर को विषाक्त कर देता है, ठीक उसी तरह किसी एक भाग की गरीबी पूरे विश्व की संपन्नता के लिए घातक होता है ना। उपरोक्त कथन की सार्थकता इस बात में है कि बिहार को पिछड़ा और गरीब रखकर हम भारतवर्ष के विकास एवं समृद्धि की कल्पना नहीं कर सकते हैं ना। अगर बिहार को पिछड़ा और गरीब रखकर भारत का विकास कभी भी नहीं हो सकता। बिहार देश का एक ऐसा राज्य है जहां अत्यधिक उर्वरक भूमि है ना। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां जो उर्वरक भूमि अधिक मात्रा में है, अधिक क्षेत्र है उर्वरक भूमि की। हिमालय से निकलने वाली नदियों में अनवरत जल प्रवाह होता रहता है ना। जो भी नदी हिमालय से निकलती है तो उसमें जल प्रवाह जो है अनवरत मतलब हमेशा होता रहता है। यहाँ धरती के नीचे कम सतह पर ही जल प्राप्त हो जाते हैं ना। यदि बिहार की नदियों को परस्पर जोड़ कर जल संसाधन के उपयोग की योजना को लागू कर दिया जाए तो उत्तरी बिहार को बाढ़ की विभीषिका से बचाया जा सकता है ना। इससे पहले भी हम लोग पढ़े हैं कि उत्तरी बिहार में बाढ़ का प्रकोप रहता है, वहीं दक्षिणी बिहार में सूखा का प्रकोप रहता है ना। तथा दक्षिणी बिहार को सिंचाई की सुविधा के द्वारा सूखे से राहत दिलाई जा सकती है ना। उत्तरी बिहार में नदी को जोड़ने से क्या होगा कि यहाँ बाढ़ जो है उसमें कमी लाया जा सकता है और दक्षिणी बिहार की तरफ जहां सूखा रहता है वहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं बिहार में दक्ष मानव संसाधनों की कमी नहीं है ना। मानव की संसाधनों का जो कमी नहीं है। न केवल वर्तमान के प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी क्षेत्र में बिहार की भागीदारी अधिक है, बल्कि यहाँ के कम पढ़े लिखे मजदूरों ने भी दूसरे राज्यों में जाकर वहां के विकास को फलीभूत बनाया है ना। यहाँ से जो पढ़े लिखे ही नहीं, जो मूर्ख भी है, जो लेबर मजदूरी का काम करते हैं, वो भी बिहार से बाहर जाके वहां के विकास को फलीभूत बनाया है। देश के सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तथा पंजाब के कृषि विकास में बिहार के मानव संसाधनों का प्रमुख योगदान रहा है ना। पंजाब के जो कृषि विकास है उसमें भी बिहार के मानव का बहुत प्रमुख योगदान रहा है। देश के आर्थिक विकास के प्रत्येक क्षेत्र में बिहारियों का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। देश के आर्थिक विकास के जो भी क्षेत्र है उसमें बिहार के लोगों का योगदान बहुत बड़ा है। यहाँ के प्राकृतिक संसाधन तथा कर्मठ मानव न संसाधन के योगदान से बिहार की कृषि और कृषि जन्य या कृषि जनित उद्योगों के विकास से राज्य का विकास किया जा सकता है ना। कर्मठ मतलब जो हट्ठा कट्ठा हो, खूब काम करने वाला ना। अच्छा, हाल के वर्षों में बिहार के विकास में गति आई है ना। हाल के वर्षों में बिहार के विकास में गति आई है। पिछले कुछ वर्षों में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO ने बिहार का
बिहार का वर्तमान विकास दर 11.03% माना है, जो देश में गुजरात 11.5 के बाद दूसरा है। सबसे अधिक विकास दर गुजरात का है, उसके बाद बिहार का है। यहाँ पर थोड़ा कुछ छूट रहा है, इसको भी देखते चलते हैं। कृषि जनित उद्योग ना, कृषि जनित उद्योग ऐसे उद्योग जो कृषि उत्पादन पर आश्रित होते हैं ना, जो कृषि उत्पादन पर ही निर्भर होते हैं, आश्रित होते हैं, अथवा जिनके उत्पादन में कृषि क्षेत्र से कच्चा माल आता है, उसे कृषि जनित उद्योग कहते हैं। उदाहरण के लिए आम से अचार बनाना, टमाटर से टमाटर सॉस बनाना आदि, ये सब जो है कृषि जनित उद्योग है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो बिहार का जो विकास दर है वो कितना है? 11.03%, जो देश में गुजरात 11.5% के बाद क्या है? दूसरा है। विगत वर्षों में भारत के विकास की गति में तेजी आई है। विकास की गति के कारण ही वर्तमान दौर के आर्थिक मंदी का दुष्प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर कम हुआ है। यह संतोष की बात है कि विगत वर्षों में बिहार के विकास के लिए कारगर प्रयत्न किए जा रहे हैं। जो बीते कुछ साल है उसमें अच्छे कारगर प्रयत्न किए जा रहे हैं। बिहार में प्रगति के इस दौर की प्रशंसा देश भर में की जाने लगी है ना। यदि देश और बिहार कंधा में कंधा मिलाकर विकास की क्रिया के वर्तमान दौर को कारगर करे तो 21वीं शताब्दी में आर्थिक दृष्टिकोण से भारत विश्व के अग्रगण्य देशों में आ जाएगा ना। अतः स्पष्ट है कि देश के आर्थिक विकास में बिहार के आर्थिक विकास की भूमिका महत्वपूर्ण है ना। देश की जो आर्थिक विकास है उसमें बिहार की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। उसके बाद बात करें तो मूलभूत आवश्यकताएं एवं विकास का संबंध ना, मूलभूत आवश्यकताएं। अच्छा, तो इसको आइए देखते हैं। मूलभूत आवश्यकताएं देश के नागरिकों के रहने के लिए मकान, खाने के लिए रोटी तथा शरीर ढकने के लिए कपड़ा उनकी न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताएं ना। अगर किसी भी आदमी को 3 चीज सबसे ज्यादा अधिक जरूरी होती है उसके, खाने के लिए खाना, पहनने के लिए वस्त्र और रहने के लिए मकान ना। तो ये 3 चीज जो है मूलभूत आवश्यकता। हर समय सत्ता के गलियारे में रोटी, कपड़ा और मकान का नारा जोरों से बुलंद किया जाता है ताकि देश के विकास द्वारा लोगों की न्यूनतम आवश्यकता को पूरा किया जा सके। देश के गरीब लोगों की आकांक्षा इन न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना रहता है ना। देश की जो क्या है, देश के गरीब लोगों की आकांक्षा ना क्या रहता है? इन न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना रहता है। यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विगत 60 से अधिक वर्षों में देश में विकास के बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए हैं। देश की बढ़ती हुई जनसंख्या विकास के मार्ग में एक बहुत ही बड़ी बाधा है ना। देश की जो जनसंख्या जिस प्रकार से बढ़ रही है वो देश के विकास का बहुत ही बड़ा बाधा है ना। इसके बाद यहाँ देखिए गरीबी रेखा ना, पीएल ना, गरीबी को निर्धारित करने के लिए योजना आयोग द्वारा सीमांकन बॉर्डर लाइन किया गया है ना। गरीबी रेखा कैलोरी मापदंड पर आधारित है। ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी, 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। अर्थशास्त्र में गरीबी की माप की यह एक काल्पनिक रेखा है। इस रेखा से नीचे के लोगों को गरीबी रेखा के नीचे ना माना जाता है। इसे संक्षेप में बीपीएल भी कहा जाता है ना। जो बीपीएल के अंतर्गत जो भी आते हैं उनको गरीबी रेखा के नीचे समझा जाता है। तो उसके लिए ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम क्या 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित किया गया है ना मानदंड। तो जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, जो भी जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है, उनको कहा जाता है कि क्या है, बीपीएल के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम लोग बात करें तो यहाँ देखिए, अतः विकास की दर बढ़ने के बावजूद भी गरीबी का उन्मूलन नहीं हो पाया है। इसके कारण गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में अपेक्षित कमी नहीं आई है। जितना मतलब सोच रहे थे उतना कमी नहीं आई है। उसके बाद आइए देखते हैं क्या है, यहाँ है क्या, नरेगा ना, ग्रामीण रोजगार देने की यह एक राष्ट्रीय योजना है। इसके अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिनों के लिए
रोजगार देने की व्यवस्था है। इसके लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित है ना। नरेगा में मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिन काम रोजगार देने की व्यवस्था है, काम देने की व्यवस्था है। कितने दिन? 100 दिन। नरेगा के अंतर्गत कितने दिन मजदूरों को काम देना मतलब अनिवार्य है? तो कम से कम 100 दिन के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। इसके लिए न्यूनतम मजदूरी भी निर्धारित है। उसके बाद बात करें तो देखिए, समुचित न्यायपूर्ण सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लोगों को खाने के लिए रोटी उपलब्ध हो सकता है। देश में रोजगार के द्वारा नागरिकों की आय में वृद्धि की जा सकती है, जिससे उन्हें कपड़ा और मकान उपलब्ध होगा। देश के ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब मजदूरों के लिए राष्ट्रव्यापी रोजगार देने की योजना बनाई गई है। यह योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत शुरू की गई है। इसे संक्षेप में नरेगा कहते हैं ना, NREGA, नरेगा कहा जाता है ना। इसका फुल फॉर्म क्या गया था? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक, इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे? नरेगा कहा जाता है। ग्रामीण रोजगार देने की इस स्कीम को विश्व का सबसे बड़ा रोजगार योजना माना जाता है ना। नरेगा को जो है ग्रामीण क्षेत्रों में विश्व का सबसे बड़ा रोजगार देने वाला योजना माना जाता है। विकास की अवधारणा से हमारा मतलब देश के सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों के विकास से है। सभी क्षेत्रों से हमारा मतलब कृषि, उद्योग, व्यवसाय आदि से है, तथा सभी वर्गों के विकास से हमारा मतलब निष्पक्ष रूप से तथा बिना भेदभाव किए हुए संपूर्ण समाज के विकास से है ना। इन दिनों सभी वर्गों के सम्यक विकास की अवधारणा महत्वपूर्ण हो गई है, जिसे हम आर्थिक शब्दावली में इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं ना। इस प्रकार के विकास के द्वारा हमारा प्रयास लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कराना होता है। तो यहाँ पर अभी पाठ आपका समाप्त होता है, यहाँ से स्टार्ट है आपके पाठ का सारांश। चलिए इसको भी थोड़ा देखते चलते हैं क्या क्या है इसमें, तो इसको भी थोड़ा देख लीजिए ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। तो सारांश में पहला पॉइंट क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्तमान स्वरूप कोई एक दिन की संरचना नहीं है ना। इसकी जो है मूल सूत्र की जड़ें काफी गहरी है। अंग्रेजी शासन के पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था ना। जब से अंग्रेज जो शासन कर रहा था उससे पहले भारत को क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया। लेकिन अंग्रेजी शासन के लगभग 200 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था का काफी शोषण हुआ है ना। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। अर्थव्यवस्था क्या है? तो आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है। तो क्या है? एक प्रणाली है। तीसरा पॉइंट क्या है कि अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इसके विभाजन से है। भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को 3 भागों में बांटा गया है: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र तथा तृतीयक क्षेत्र। तो इस सभी बात को हम पहले भी पढ़ा चुके हैं पाठ में ना। यहाँ पर थोड़ा देखते चलते हैं। उसके बाद है कि आज विश्व में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है ना, पूंजीवादी, मिश्रित और क्या? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, भारत में कौन सा अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। उसके बाद का पॉइंट क्या है? आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। उसके बाद है भारत में आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को दिया जा सकता है ना। भारत में जो आर्थिक विकास का श्रेय किसको दिया जा सकता है? तो नियोजन को दिया जा सकता है। आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है कि आर्थिक विकास की माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट ना, क्या है? मानव विकास रिपोर्ट विभिन्न देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ क्या है कि साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति दयनीय है ना।
यहाँ पर तो साधन है बहुत सारा, लेकिन फिर भी बिहार की जो स्थिति है वो दयनीय है। आज बिहार पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता है। इसके अनेक कारण है। हर एक साल बाढ़ तथा सूखा का प्रकोप इस राज्य को झेलना पड़ता है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है कि आर्थिक विकास की गति को तेज करके बिहार की स्थिति में सुधार किया जा सकता है। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने ठीक ही कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है ना। एपीजे अब्दुल कलाम क्या कहे थे कि बिना बिहार के विकास किए हुए भारत का विकास संभव नहीं है। अगला पॉइंट है आजकल बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग केंद्र सरकार से की जा रही है ना। यदि केंद्र सरकार बिहार वासियों की यह मांग मान लेती है तो बिहार को विशेष आर्थिक पैकेज मिल सकता है। इस विशेष आर्थिक सहायता से बिहार अपनी स्थिति में सुधार कर अपना आर्थिक विकास कर सकता है ना। उसके बाद क्या है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के क्षेत्र में केंद्र सरकार के समक्ष अनेक व्यवहारिक तथा प्रशासनिक समस्याएं आ रही है। उसके बाद क्या है यहाँ पर देखिए अभी क्वेश्चन आ गया ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो हम सभी प्रश्न का भी आंसर जो है उत्तर बताते जाएंगे। देखिए पहला प्रश्न है निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, मतलब इसमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि को कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है द्वितीयक क्षेत्र को, और सेवा क्षेत्र कहा जाता है तृतीयक क्षेत्र को, जो हम आप लोगों को अभी तक पढ़ा चुके हैं। यदि वीडियो पसंद आता हो तो जरूर लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। आपको इसी तरह हम एक एक प्रश्न का उत्तर भी करवाएंगे, पाठ पढ़ाएंगे, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो पाठ का है वो कराएंगे। इसके अंदर चैप्टर में से जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे सारे को छांट के आप लोगों को हम ऑब्जेक्टिव का प्रश्न भी करवाएंगे। दूसरा प्रश्न है क्या इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना। तो क्या अमेरिका में, चीन में, भारत में इनमें से कोई नहीं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वो भारत में है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ग भारत। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? देखिए योजना आयोग का गठन जो हुआ था वो 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। अच्छा अगला प्रश्न है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है ना। वह देश क्या कहलाता है? अविकसित, विकसित, अर्धविकसित, इनमें से कोई नहीं। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा ना वह देश कहलाता है विकसित, ठीक है। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? क में पंजाब, ख में केरल, ग में बिहार, घ में दिल्ली। तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आइए रिक्त स्थान है, इसको भी थोड़ा देखते चलिए। रिक्त स्थान में क्या है कि भारत अंग्रेजी शासन का एक क्या था? तो उपनिवेश था ना, उपनिवेश था ना, उपनिवेश था। उसके बाद अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का किया डैश किया, तो शोषण किया ना। क्या किया? शोषण किया। उसके बाद है अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की क्या है? तो प्रणाली है, प्रणाली है। द्वितीय क्षेत्र को डैश क्षेत्र कहा जाता है। तो द्वितीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास आवश्यक रूप से डैश की प्रक्रिया है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका नियोजन हो जाएगा, वो मिस्टेक हो गया। आर्थिक विकास आवश्यक रूप से डैश की प्रक्रिया है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? नियोजन की प्रक्रिया ना। क्या हो जाएगा इसका आंसर? नियोजन की औद्योगिक परिवर्तन, नियोजन, प्रतिव्यक्ति। इसमें या इसका खाली स्थान का पूरा उत्तर भी दिया हुआ है, तो यहाँ से भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि आप लोगों को अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, सतत विकास क्या है, आर्थिक नियोजन क्या है, मानव विकास रिपोर्ट क्या है, आधारिक संरचना पर प्रकाश डाले, फिर यहाँ लघु उत्तरीय के बाद दीर्घ उत्तरीय है। तो इस सभी प्रश्नों का हम आंसर आपको एक अगले वीडियो में जरूर प्रोवाइड करेंगे। जब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हम पूरे बुक का एक एक जो क्वेश्चन है आपको हम क्वेश्चन आंसर इसका पूरा करवा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।